हेलो एवरीवन। आज के सेशन में पॉलिटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। पहला क्वेश्चन है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर, और राज्यपाल ऐसे वित्त आयोग के गठन पर उपबंध बनाया है। अनुच्छेद 243 243 क्लॉज 1 में इसका उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल 243 क्लॉज 1 सब क्लॉज वाई में यह बताया गया है। और इसके तहत गठित वित्त आयोग जो होता है पंचायत राज और नगर पालिकाओं के वित्तीय स्थिति का भी पुनरावलोकन करते हैं, और राज्य वित्त आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रखवाने का काम करता है। आर्टिकल 243(1) के जो अकॉर्डिंग है, इसमें कहा गया है कि पंचायती राज के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है, और 243(y) में कहा गया है कि नगर पालिका के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। और 243 जो आर्टिकल है, इसमें 243 में पंचायत से संबंधित सभी जितने भी परिभाषाएं हैं वो दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और न्यायवादी के लिए वही योग्यता की आवश्यकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए होते हैं, वही महान्यायवादी के लिए भी होते हैं। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में बताया गया। जो महान्यायवादी है आर्टिकल 165 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 ईयर्स। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 ईयर्स निर्धारित कर दी गई है। और भारत की न्यायिक व्यवस्था जो होती है इकहरी और एकीकृत होती है, और उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय विद्यमान है। अभी की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान जो है आर्टिकल 124 में आता है। कौन से? आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति भारत का प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है, और एक मंत्री जो होता है व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है कोई भी मंत्री। ओके, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और आर्टिकल 74 में, कौन से? आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री प्रधान होता है। और आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर संसद की बात की जाए तो लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। इसी तरह अगर राज्य में विधानमंडल की बात की जाए तो विधानमंडल में विधानसभा निम्न सदन होता है और विधान परिषद उच्च सदन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार किया है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1947 में एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया था। और संविधान के प्रारूप का तैयार करने के लिए 29 अगस्त, कौन सा? 29 अगस्त 1947 को यह समिति गठित किया गया था। 1947 को यह समिति गठन किया गया था, और भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बने थे। इसमें और अन्य जो 7 अध्यक्ष और कौन कौन से थे उनको भी बता देते हैं आपको। वो थे के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी थे। और कौन थे आगे? मोहम्मद सादुल्ला। और कौन थे? बी.एल. मित्तल थे, बी.एल. मित्तल। ठीक, 3 हो गए। चौथे अल्लादी, इनका नाम थोड़ा लॉन्ग है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। पांचवे कौन थे? एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी
अयंगर, ठीक। छठवें कौन थे? डीपी खेतान, डीपी खेतान। सातवें कौन थे? सातवें और 6 ही समिति के सदस्य थे, सातवें थे जो अध्यक्ष थे हमारे बाबा जी BR अंबेडकर। ओके, समझ गए होंगे। भीमराव अंबेडकर, डीपी खेतान, अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर और KM मुंशी और M सादुल्ला और BL मित्तल, ये सभी अध्यक्ष थे। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन 3 सूचियों संघ, राज्य और समवर्ती सूची को मूर्त रूप देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत यह प्रावधान है। और संघ सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केवल और केवल पार्लियामेंट के पास होती है, संसद के पास होती है। और इस सूची में टोटल 97 प्रविष्टियां हैं। कितने? 97 है, जो वर्तमान में बढ़कर 98 हो गई है। एक प्रविष्टियां को बढ़ाया गया है। और राज्य सूची विषय पर राज्य के विधानमंडल कानून बनाते हैं। और इस सूची में मूलतः 66 प्रविष्टियां थी। राज्य के मामले की बात की जाए तो 66 थी, अभी घटाकर इसको 59 कर दिया गया, 59 कर दिया गया है। और समवर्ती सूची विषय पर राज्य विधानमंडल सभा और विधानसभा होता है और संसद दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची के विषयों पर, ये सभी जानते होंगे आप लोग। और इस सूची में मूलतः 47 प्रविष्टियां थी। कितनी? टोटल 47 थी, 47 थी और इसको बढ़ा करके 52 कर दिया गया, 52 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिट। रिट जारी करता है न्यायालय। आर्टिकल 32 के तहत उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। और 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालय के पास ही रिट जारी करने का अधिकार था। और अभी जो है सभी न्यायालयों के पास रिट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जो जारी रिट होता है उसको क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये चारों रिट जारी कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1966 में लागू किया गया था। 18वां संविधान संशोधन के द्वारा, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यह लागू किया गया। कब? 1966 में। और 18वां संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुच्छेद 3 है, कौन सा? आर्टिकल 3 क्लॉज ए में संशोधन किया गया और इसमें जोड़ा गया कि संसद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के एक भाग का गठन कर सकती है। इसमें पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब और हरियाणा राज्य और हिमाचल राज्य संघ क्षेत्र की स्थापना की गई। और अनुच्छेद 3 में आर्टिकल 3 में यह स्पष्टीकरण जोड़ा गया कि राज्य शब्द के अंतर्गत संघ क्षेत्र भी आते हैं, जो संघ राज्य क्षेत्र है वो भी आते हैं। इसी तरह 21वां संविधान संशोधन के तहत जो 1967 में हुआ था, इसमें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सा? सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया। कौन सा? 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया। जो सिंधी भाषा है 15वीं भाषा के रूप में भारत में शामिल हुआ। और इसी तरह 58वां संविधान संशोधन हुआ था 1987 में। 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1987 में। इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रामाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर रूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई विकल्प सही नहीं है। लोकतंत्र जो होता है सरकार का एक बेहद बेहतर प्रारूप होता है, इसके लिए उपयुक्त में से अधिक विकल्प जो होता है ये सही हो गए। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि ये जितने भी हैं सभी सही हैं। लोकतंत्र एक बेहद बेहतर शासन प्रणाली है। इसका कारण क्या होता है कि यह एक अधिक उत्तरदायी है, पहला, ये भी सही है। इनमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, ये भी सही है। और यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, ये भी सही है। और भी बात है, जैसे यह शासन में पारदर्शिता लाता है,
ट्रांसपेरेंसी का काम करता है और यह जनता के अधिकार को सुरक्षित रखने का काम करता है। और इसमें जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में जनता को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और लोकतंत्र में सामूहिकता पर बल दिया जाता है और इसमें सभी वर्गों को उचित अवसर प्रदान किया जाता है। एक अच्छे लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र में, और जनता के प्रति जनता द्वारा जनता के हित में विधि का शासन बन पाता है लोकतंत्र की ही स्थिति में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद की सलाह से यह कार्य किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 53 में इसके अंतर्गत राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, यह बताया गया है। इसी तरह संबंधित है आर्टिकल 74, इसमें उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को जो स्वविवेक अधिकार दिया गया है उसको छोड़कर शेष कार्यों के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होंगे और उसके सलाह से कार्य करेंगे। और भारत में एक संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित करने का काम करता है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। और राजनीतिक पार्टियों या नेताओं को अपने लाभ के लिए विलय या अन्य पार्टी में शामिल होना एक सामान्य प्रचलन जैसा प्रवृत्ति बन गया है आज के समय में। और इससे सरकार को स्थिरता मिलने की बजाय विकास की गति को, तीव्रता को हमेशा डाउन किया जाता है, इससे हमेशा प्रभावित रहती है सरकार। इसको देखते हुए उस समय के प्रधानमंत्री तत्कालीन थे राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन करके इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास किया गया था। 52वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो 1985 में आया था, इसके तहत दल बदल विरोधी कानून पर रोक लगाने का काम किया गया है और इसमें 10वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। कौन सी 10वीं अनुसूची में इसको जोड़कर रखा गया है? इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी पार्टी के निर्वाचित सदस्यों के 1/3 सदस्य, कौन से 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर्स अगर कम से कम अलग हो जाते हैं तो यह वैधता प्रदान किया जा सकता है, अन्यथा उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। और इसी से जुड़ा हुआ है 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हुआ था कब? 2003 में। इसमें दल बदल कानून को और कठोर बनाने का काम किया गया है, यह भी उसी से जुड़ा हुआ है, एंटी डिफेक्शन लॉ से ही, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है और जनता द्वारा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है यह। और अब्राहम लिंकन जो है यूएसए, इस यहाँ के एक रिपब्लिकन पार्टी थी, इसके सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति में से एक रहे थे। 1861 से 65 के मध्य ये वहां के राष्ट्रपति रहे थे। और दास प्रथा के उन्मूलन के लिए अब्राहम लिंकन को सबसे अधिक जाना जाता है। इन्होंने 1865 में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। दास प्रथा को खत्म किसने किया था? अब्राहम लिंकन के द्वारा खत्म किया गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ठीक, ये मौलिक है, ये रॉन्ग प्रिंट हुआ है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया था, यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आया था। और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक यह वर्णित किया गया है। और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मामला आया था। एक बहुत हास्यप्रद कहानी है, जब रामदेव बाबा दिल्ली के रामलीला मैदान में वहाँ पर अनशन कर रहे थे कि मुझे यहाँ पर योग करना है, तो उस समय वहाँ पर बहुत सारे भीड़ जुट गए थे वहाँ पर, तो पुलिस के द्वारा डंडा चलाया गया वहाँ पर। तो उस समय एक मामला ये भी सामने आया था कि नींद लेने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, तो इसको भी आर्टिकल 21 में ही जोड़ा गया। ये मामला बहुत गंभीर हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 38वां संशोधन के द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुआ था।
ये 42वां होगा, 38वां नहीं होगा, 42वां होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। ठीक। और मौलिक अधिकार के साथ साथ नागरिकों को कुल मौलिक कर्तव्य भी होते हैं और रूस के संविधान से भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य का समावेश किया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी। कब? 1946 में। और संविधान सभा का गठन कब किया गया था, यहां देख लेते हैं। संविधान सभा के गठन की बात की जाए, गठन कब हुआ था संविधान सभा का? तो जुलाई 1946 में। ओके। ठीक। और प्रथम बैठक की बात की जाए तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और संविधान सभा में 389 सदस्यों का 389 मेंबर्स का प्रावधान था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और अंतिम बैठक में कुल कितने मेंबर्स ने हस्ताक्षर किए थे? ये 284 मेंबर्स ही हस्ताक्षर किए थे। पहले 389 थे, घटकर 284 हो गए। और इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया और इस बैठक में ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया। और 26 जनवरी, एक पॉइंट और आप नोट कीजिए, 26 जनवरी 1950 से लेकर 12 मई 1952 तक अंतरिम सरकार संसद के रूप में कार्य किया था। उसके बाद 1952 में पहली सरकार गठित की जाती है। यही मामला इतना गंभीर है कि यही 2 साल का जो फेर था, इसी कारण से अभी भी प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य राज्यसभा में सेवानिवृत्त होते हैं। ये लंबी कहानी है, आप लोग पढ़े होंगे, एक वीडियो बनाया गया है इस पे हमारे चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कोई भी सही नहीं है। और बेल्जियम मॉडल का जो तत्व होता है, ये ब्रसेल्स की एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषा दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है और राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होता है। और 2 सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बात की जाए तो बेल्जियम में राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती है, ये पॉइंट बता ही दिए। और सामुदायिक सरकारें आम लोगों को भी शासन में शामिल कर सकती है। बेल्जियम जो है यूरोप में उदार राजनीति का एक मॉडल है। कौन सी राजनीति? उदार राजनीति का एक उदाहरण है बेल्जियम, और सामुदायिक सरकारें इसमें काम करती है। भारत में संघीय मॉडल है। भारत की बात की जाए तो भारत में कौन सी मॉडल है? संघीय मॉडल। और ये संघीय मॉडल कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कहा जाता है। भारत में चोल प्रशासन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल थी जब चोल का शासनकाल था। और आधुनिक समय में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसके समय में हुआ था? उस समय लॉर्ड मेयो शासन में था। कौन? लॉर्ड मेयो भारत का गवर्नर जनरल था। 1870 में प्रारंभ किया। और भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत की बात की जाए, जब इसका स्टार्ट किया गया था इसको, तो ये किसके शासनकाल में हुआ था स्टार्ट? यहां देख लेते हैं। ये हुआ था 1882 में। उस समय लॉर्ड रिपन था। कौन? लॉर्ड रिपन। ओके। और लॉर्ड रिपन को भारत में विकेंद्रीकरण स्थानीय स्वायत्तता का जनक माना जाता है। और स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1953, 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत किया गया। और 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने नागौर, जो राजस्थान है, वहां पर पंचायती राज की व्यवस्था की थी। राजस्थान का नागौर जिला जो है, कौन सा? यहां पर देख लीजिएगा आप लोग, नागौर जिला, यहां से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 में। ऑप्शन बी 1966। और काली शक्ति आंदोलन या इसको काली मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? काली मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो है 1966 में, कब? 1966 में
16 मार्च 1966 को अगस्टस अर्गेस्ट जो फियर थे उनके दौरान ग्रीनवुड मिसिसिपी में एक भाषण के दौरान कार्ल माइल के काली शक्ति के नारे के मार्च करने पर इसका नेतृत्व किया गया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किया गया था। और यह आंदोलन कहाँ चलाया गया था? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में चलाया गया था। और यह आंदोलन जो है काली मुक्ति के लिए उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी ऑप्शंस गलत हैं। इसके लिए कोई नहीं, क्योंकि प्रजातंत्र के विरुद्ध कोई भी तर्क वैध नहीं है इसमें से। और प्रजातंत्र स्थिरता के विकास के मार्ग की ओर ले जाता है। कौन? स्थिरता के साथ विकास के मार्ग की ओर ले जाता है प्रजातंत्र। और प्रजातंत्र से प्रजा का शासन या प्रशासन का नियंत्रण होता है, जिसके कारण भ्रष्टाचार भी रुकता है। और प्रजातंत्र जो है विश्व का सबसे लोकप्रिय शासन माना जाता है और प्रजातंत्र के अधिकार को सुरक्षित रखने का काम करता है। किसको? जनता के अधिकार को सुरक्षित रखने का काम करता है। और प्रजातंत्र की अगर खामियों की बात की जाए, इसमें डिमेरिट की बात की जाए, तो इसमें जातिवाद व्यवस्था सबसे अधिक ऊपरी प्रबल रूप से आता है। और भाषावाद, लैंग्वेलिज्म जो है सबसे ज्यादा इसमें माना जाता है। क्षेत्रवाद की आपसी क्षेत्रवाद, ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है, ये सभी बढ़ता है। और सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दिया जाता है प्रजातंत्र वाले व्यवस्था में। चुनाव के समय धन का उपयोग किया जाना, ये सभी आम बात है। और विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश ऐसा है यूएसए, जहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। ठीक है, तो एस्टोनिया हो गया, फिजी हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सभी वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है। आधुनिक समय में न्यूजीलैंड देश में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था 1893 में, सबसे पहले न्यूजीलैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में है यह। देख लेते हैं क्यों। यहां पर दिया गया समूह दिया गया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, एक समूह बनाते हैं हम लोग। देख लेते हैं कहां पर कौन सा ज्यादा है। इधर हो गया, आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टेट की बात लिख लेते हैं। इधर स्टेट हो गया, एक मिनट, उत्तर प्रदेश। ओके, यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। ठीक है, कितनी है? 80 है। महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र में कितनी है? 48 है, 48 है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहां पर कितनी है? 42 है। ओके, उसके बाद आता है बिहार। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? कुल 40 सीटें हैं। उसके बाद आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? 25। उसके बाद आता है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में कितनी हो जाएगी? 39। उसके बाद आता है एमपी, मध्य प्रदेश 29, और झारखंड जो है 14। ये सभी लोकसभा सीटों का हमने बता दिया, आप लोग ऊपर नीचे कर लीजिएगा कम ज्यादा। तो इस तरह से इतना से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, 4 8 हो गए, 8 से ज्यादा समूह नहीं पूछेगा किसी भी एग्जाम में। ओके, तो ये इसका राइट आंसर हो गया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में कितने हो गए? 80, महाराष्ट्र में कितने हो गए? 48, और पश्चिम बंगाल में कितने हो गए? 42। ये क्रम रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित कब किया गया था? सभी को पता है आरटीआई एक्ट 2005 में पारित हुआ था। कब? 2005 में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरटीआई एक्ट 2005 पे एक विस्तृत वीडियो बनाया गया है, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे। आरटीआई एक्ट आप लोग के लिए, आम जीवन के लोगों के लिए पढ़ना जरूरी है। ये नहीं है कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आरटीआई एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है और आम लोगों के अधिकार से संबंधित है। जिस तरह मौलिक अधिकार है उसी तरह आरटीआई एक्ट भी है। आप इसके बारे में जरूर जानिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्यसभा का कार्यकाल एक अस्थायी सदन होता है, ऑप्शन सी। और राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, अभी बताए हैं। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 250 हो सकते हैं और अनुच्छेद 80 से संबंधित होता है राज्यसभा। और वर्तमान में इसकी संख्या घटाकर 245 कर दी गई है। और 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है।
राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ये सभी पॉइंट्स अभी थोड़ा देर पहले भी आपको बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सीट की व्यवस्था करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 106वां संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था की गई है 33% सीट के आरक्षण का। नारी शक्ति वंदना अधिनियम, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, इसके तहत इसका प्रावधान किया गया है। 2023 के नाम से जाना जाता है, मोदी गवर्नमेंट में लाया गया यह। और 128वां संशोधन विधेयक 2023 है जो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। कौन सा? 128वां संशोधन विधेयक की बात कर रहा है यहाँ पर। संविधान संशोधन अधिनियम अलग होता है, विधेयक अलग होता है। ये सभी आप लोग पॉइंट्स गौर से सुनिएगा। और इस विधेयक में केंद्रीय मंत्री उस समय के अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया था और 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में 21 सितंबर को भी बहस हुआ था इस मैटर पर और राज्यसभा की सर्वसम्मति से यह पारित कर दिया गया था। और संविधान के भाग 20 में इसके अंतर्गत 368 अनुच्छेद जो है उसके संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। इसी के तहत यह बनाया गया, 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा सही नहीं है। इसका राइट आंसर बताते हैं कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को 1993 में लाया गया था, 1993 में लाया गया था। 1993 कोई भी ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। और चुनाव आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र के उपयोग से चुनाव का जो व्यवस्था है वो सरल बन गया, सुचारू बन गया, त्वरित हो गया, निष्पक्ष आधारित यह बन गया। इससे चुनावी व्यवस्था को बल मिलने लगा, यह गति करने लगा। और ईवीएम का भी डिजाइन किया गया, ईवीएम मशीन का डिजाइन किया गया, जो किसने किया था? एम.वी. हनीफ, उनका नाम था एम.वी. हनीफ। इन्होंने ईवीएम मशीन को बनाया था। और नामीबिया पहला अफ्रीकी देश है जहां राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ था। ईवीएम का निर्माण की बात की जाए, ईवीएम का निर्माण भारत में बेंगलुरु सिटी में किया जाता है, बेंगलुरु और हैदराबाद द्वारा बनाया जाता है। ये 2 सिटी में ईवीएम का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल की स्वतंत्रता, लोकतंत्र की वापसी कब हुई नेपाल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2006 ईस्वी में। और यह कब हुआ था? डेट की बात की जाए तो 24 अप्रैल 2006 को नेपाल में स्वतंत्रता की वापसी हुई थी। और इसमें जो है वहां के नरेश ज्ञानेंद्र ने, उनका नाम था, यहां देख लीजिए स्क्रीन पर, नरेश ज्ञानेंद्र, इन्होंने संसद को बहाल करके सत्ता के साथ 7 राजनीतिक पार्टी जो दल था उसको सौंपने की घोषणा कर दिया। और इस प्रकार लोकतंत्र जो है वहां पर फिर से जन्म लिया और नेपाल में जनसंघर्ष का अंत हो गया। और नेपाल के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? उनका नाम था गिरिजा प्रसाद कोइराला, ये वहां का प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ओके, 30 अप्रैल 2006 को इन्होंने शपथ लिया था नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने प्रतिनिधित्व का चयन करने के लिए। ओके, और निर्वाचन आयोग का निर्माण संविधान के अंतर्गत किया जाता है और यह एक संवैधानिक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है निर्धारित की गई है? तो ये सभी आप लोग भी जानते होंगे, इसकी अधिकतम संख्या कितनी है। यहां पर कोई भी नहीं दिया गया ऑप्शन सही, तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, क्योंकि लोकसभा में अधिकतम संख्या जो है निर्धारित 552 है। और लोकसभा की संरचना जो है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया गया है, आर्टिकल 81 में किया गया है। और लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष को चयन किया जाता है, चयनित किया जाता है दोनों पक्षों के द्वारा। और मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 500 निश्चित कर दी गई है मूल संविधान में। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो गई है। और इसमें अधिकतम 530 सदस्य जो है राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से और अधिकतम 20 सदस्य जो है संघीय क्षेत्र से निर्वाचित किए जा सकते हैं।
और एंग्लो इंडियन से संबंधित 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था, जो अभी हटा दिया गया संविधान संशोधित करके, जो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा चयन किया जाता था। और वर्तमान में जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई है, 545। जो वर्क कर रही है 545। अगर ऐसा पूछा जाए कि वर्किंग मेंबर्स तो 545 आंसर होगा। अगर सभी मेंबर्स को बारे में पूछा जाए तो 552 होगा। ये सभी ध्यान रखिएगा, ये बहुत से मतलब नजदीकी ऑप्शंस हो जाते हैं, इसलिए आप लोग गलती करके चले जाते हैं। इसलिए स्क्रीन पे दिए गए जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसे वर्तमान में कानून में संशोधन करने का अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के पास यह अधिकार है। संसद को यह छूट दी गई है। भारत की संसद किस तरह बनी होती है? संसद की संरचना की बात की जाए तो किस तरह होती है? 3 तरह से बनी होती है संसद की संरचना। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लोकसभा जो प्रथम सदन है, और राज्यसभा जो द्वितीय सदन, मतलब उच्च सदन होता है। राज्यसभा क्या होगा? उच्च सदन। लोकसभा क्या होगा? निम्न सदन। ठीक। राष्ट्रपति इन दोनों का मालिक, मूलतः रूप से मालिक होता है, बाकी तो राष्ट्रपति एक स्टंप, एक मोहर ही बन के रह जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा यह मंत्रणा सलाह दिया जाता है। और संघीय व्यवस्था को संसद कहा जाता है, और संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा भी बताया आपको। और केंद्र सरकार की एक मंत्रिपरिषद होती है जिसे संघीय मंत्रिपरिषद कहा जाता है। और मंत्रिपरिषद को गठित करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व तो कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट करता है इसका बैठक। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री क्या करते हैं? ये मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसका सभापतित्व करते हैं प्रधानमंत्री, जो मंत्रिमंडल होता है उसका हेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो यह संशोधन किया गया था 1951 में, 1951 में किया गया था, जिसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और जिसमें जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार जैसे विषय को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक स्तर के आधार पर इसमें वर्गीकरण किया जाता है क्रीमी लेयर में। और उच्चतम न्यायालय ने एक अपने महत्वपूर्ण निर्णय में आरक्षण वर्गों से ऐसे व्यक्ति को बाहर कर दिया है जो आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में पहले से ऑलरेडी है। और सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर रेखा जो है उसको निर्धारित करने के लिए सरकार को कानून बनाने का अधिकार दे दिया है, या आदेश दिया है कि आप कानून बनाइए। और क्रीमी लेयर से ऊपर आय वाले को आरक्षण का लाभ जो है वह नहीं मिल सकता है। क्रीमी लेयर की जो सीमा है उसको निर्धारित करके पहले 6 लाख रुपया था, इसको बढ़ा करके अभी 8 लाख रुपया कर दिया गया है। 8 लाख से जिनका भी आय अधिक होगा उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकार आरक्षण प्रदान करती है। यह हमारे संविधान में है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान में यह बताया गया था, जो उनकी अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये सभी को पता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अंबेडकर जी ने कहा था कि आर्टिकल 32 जो है भारत की आत्मा है, हृदय है, इसके बिना संविधान मृत प्राय है, मरा हुआ समान है, ऐसा भीमराव अंबेडकर का कहना था। और अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को घोषित किया गया कि आप सर्वोच्च न्यायालय आप इसका संरक्षण करेंगे मौलिक अधिकार का। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग दी गई है कि इस पर न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकता है, यानी कि न्यायालय द्वारा तथा संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान सम्मत है या नहीं, यह परीक्षण करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। जो संविधान सम्मत नहीं होगा उसे अवैध घोषित कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की महासभा की बैठक क्या होती है? यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष में एक बार होती है। कब?
एक बार होती है संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक। और महासभा संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी सभा होती है जिसमें सभी सदस्य देश भाग लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, यूनाइटेड नेशंस। और महासभा के प्रमुख जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? महासचिव कहा जाता है। ये सभी पॉइंट्स याद रखिएगा। किसके? यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन जवाहरलाल नेहरू के प्रयास का फल था जो शीत युद्ध के दौरान हुआ था। कब? कोल्ड वार, इसके दौरान यह सामने आया था, जिसमें दोनों पक्षों के प्रति तटस्थ रहते हुए अपने विकास के लिए दोनों पक्षों का सहयोग प्राप्त करना। और इसकी पहली बैठक जो है 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। कहां पर? बेलग्रेड। आप लोग जानते होंगे बेलग्रेड सम्मेलन जो है बहुत ही फेमस था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 में यह प्रदान की गई थी। अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। इसके आधार पर पुराने अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर जो 1992 था उसके स्थान पर 93 लाया गया, जिसमें मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का व्यवस्था किया गया और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पत्र को किसने स्वीकार किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने, यूनाइटेड नेशंस की महासभा ने इसको स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। कितनी है? टोटल 10 है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर पहले 15 सदस्य होते हैं, ठीक, जिसमें 5 होते हैं जो अस्थायी सदस्य होते हैं, एकदम परमानेंट होते हैं, ठीक। और अस्थायी सदस्य अभी वर्तमान में बात की जाए तो कौन कौन से हैं, यहां पर देख लेते हैं, 4 5। पहला तो हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, पहला ब्रिटेन, दूसरा हो जाएगा फ्रांस, तीसरा कौन है? रसिया, चौथा कौन है? बाबा अमेरिका और चाइना। ये सभी अस्थायी सदस्य, बाकी जो सदस्य होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। और साधारण प्रस्ताव पर 15 में से 9 सदस्य का समर्थन अनिवार्य होता है इसमें, और असाधारण प्रस्ताव पर 5 अस्थायी सदस्यों का समर्थन अनिवार्य हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग क्या है? सुरक्षा परिषद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सम्मति के श्रम सिद्धांत के पक्ष का समर्थन किया? तो यह किया था जॉन लॉक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जॉन लॉक के द्वारा यह समर्थन किया गया। जॉन लॉक का मानना था कि संपत्ति श्रम के द्वारा अर्जित किया गया धन होता है, जिस पर केवल और केवल प्रश्रमिक के रूप में कार्य करने वालों का अधिकार होता है। और संपत्ति के श्रम सिद्धांत के अनुसार धन जो होता है श्रम का पुरस्कार है। ये नौकरी नौकर नहीं, श्रम का एक पुरस्कार है, यह गिफ्ट होता है आपका। ऐसा जॉन लॉक का मानना था। जॉन लॉक एक अच्छे दार्शनिक भी थे, उनकी बातों को आप लोग फॉलो कीजिए। और भारत के संविधान में संपत्ति को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था आर्टिकल 31 के तहत, और इसको वर्तमान में भारत के संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 300 क्लॉज ए के तहत रखा गया। इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, इसको कानूनी वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ये पॉइंट सभी आपने देख लिया। बढ़ते हैं आगे। एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में इसका सृजन किया गया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स कलेक्टर पद का सृजन राजस्व संग्रह के लिए किया था यह, ठीक। अब वर्तमान में यह नोडल एजेंसी का प्रशासन जिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना का एक कारक है, क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकासवादी सिद्धांत में। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना का एक कारक विकासवादी सिद्धांत भी है। और राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत जो है, राज ना तो दैवीय कीर्ति है, ना वह शक्ति या युद्ध से उत्पन्न हुआ है, और ना ही वह व्यक्तियों के बीच परस्पर समझौते का परिणाम है। ऐसा विकासवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग कहा जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं बल्कि एक स्वाभाविक समुदाय है, और ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत ही राज्य की उत्पत्ति को सही व्याख्या प्रस्तुत करने का काम करता है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग और भी बातें हैं, जैसे आदिकालीन समाज के क्रमिक विकास करते करते इसने वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों के स्वरूप को
प्राप्त कर लिया। गार्नर इसी के अकॉर्डिंग कहते हैं, गार्नर, डॉक्टर गार्डनर, इनका कहना है कि राज ना तो ईश्वर की कृति है, ना ही उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, और ना किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, और ना परिवार का ही विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास के उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। यह कहना है डॉक्टर गार्डनर का। यह कथन आप लोग याद रखिएगा। नॉर्मली एक पॉइंट याद रखिए कि राज ना तो ईश्वर की कृति है, ऐसा शुरू हो तो गार्डनर का कथन है। लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस चिंतक या विचारक ने संप्रभुता के जनरल बिल में निहित होने की वकालत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसो के द्वारा यह चिंता व्यक्त की गई जनरल बिल में निहित होने की। रूसो की समान इच्छा का अर्थ यथार्थ इच्छा होता है। उनका समान इच्छा जो होता है उसको यथार्थ इच्छा में वो प्रकट करते हैं। कौन? रूसो। और कानून जो है सामान्य इच्छा है और उसकी अभिव्यक्ति सामान्य रूप से होनी चाहिए, और समान इच्छा को कुछ लोगों द्वारा कानून के शासन के समान माना जाता है। रूसो के प्रारंभिक आलोचक जो थे बेंजामिन कॉन्स्टेंट, उनका नाम था बेंजामिन कॉन्स्टेंट, और हेगल, ये सभी शामिल थे। इन्होंने तर्क दिया कि इसमें तर्क के वस्तुनिष्ठ आदर्श में कोई आधार था ही नहीं, और समान इच्छा के बारे में रूसो का विवरण अनिवार्य रूप से आतंक के शासन का कारण बना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता अन्य एजेंटों, घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संप्रभुता। संप्रभुता की विशेषता जो होता है इन सभी के साथ स्वतंत्र है, और संपूर्णता का अर्थ संपूर्ण और बाधा रहित असीम सत्ता है, जहां पर पूर्ण रूप से बिना बाधा के संपूर्ण रूप से आप अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। और संप्रभुता राज्य की शासन शक्तिशाली होती है। यह राज्य में संगठित राज्य की इच्छा है, राष्ट्र की इच्छा होती है, और यह राज्य के सभी व्यक्तियों के ऊपर अप्रतिबंधित रूप से आदेश प्रदान करने का अधिकार देता है, और यह राज्य की सबसे उच्च इच्छा है, सर्वोच्च इच्छा मानी जाती है संप्रभुता। ठीक, सॉवरेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विचारक का नाम बताइए जिसको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है, और उस पुस्तक का शीर्षक भी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीन बोर्डिन द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। और जीन बोर्डिंग फ्रांसीसी न्यायविद थे। ये जो जीन बोर्डिंग है ये फ्रांसीसी न्यायविद थे, और इन्होंने राजनीतिक दर्शन के रूप में भी काम किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या कितने वर्ष की अवधि की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 65 वर्ष की आयु तक। 1 अक्टूबर 1926 में इसकी कमीशन की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। कब? 1926, 1 अक्टूबर 1926 की। और राज्य लोक सेवा के बारे में कहा जाए तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक रहती है। राज्य के विषय में अगर कहा जाए, जैसे बीपीएससी हो गया तो इसके अध्यक्ष रहेंगे या तो 62 वर्ष की उनकी आयु पूरी हो जाए या तो 6 वर्ष का उनका कार्यकाल पूरा हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहां पर देख लेते हैं, पहले कथन जो दिए गए हैं वो देख लेते हैं। यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, बिल्कुल सही कथन है। यह एक एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, यह भी कथन सही है। यह एक त्वरित न्याय देता है, यह भी कथन सही है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, यह भी सही है। यह एक सर्वोच्च अदालत न्यायालय है, नहीं ये कथन जो है ना ये गलत है, क्योंकि लोक अदालत जो है ना शीर्ष न्यायालय नहीं होता है, शीर्ष अदालत नहीं होता है लोक अदालत। ओके, तो ये 1, 2, 3 और 4 ये सभी सही है। आगे कूट दिया होगा, देख लेते हैं कौन सा, तो ऑप्शन सी में दिया गया है 1, 2, 3 और 4 ये कथन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बोअर दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को राष्ट्रीय बोअर दिवस मनाया जाता है। बोअर क्या है? तो बोअर वार है, बोअर एक युद्ध है। ठीक, और यह जो है यह युद्ध 1899 से लेकर के 1902 के बीच दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज के विरुद्ध लड़ा गया था। ठीक,
यहाँ पर और कथन देख लेते हैं जो दिए गए हैं इससे संबंधित। 14 सितंबर क्या है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक। अब 5 जून की बात की जाए तो 5 जून को पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IMF और विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां होती है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का उद्देश्य विश्व में शांति को बनाए रखने के लिए यह उत्तरदायी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे 1 2 3, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चुनावी कदाचार पर उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन जो है प्रतिभारित है। जैसे चुनाव कदाचार का अर्थ होता है कि चुनाव में वैध तरीके से लाभ उठाने का प्रयास करना, और होता है चुनावों के दौरान पेड न्यूज के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी राय रखना। जैसे चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव में उम्मीदवार की उपलब्धियों की सराहना करते हुए विज्ञापन को बार बार प्रकाशित करना पेड न्यूज की श्रेणी में आता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और इस तरह के प्रचारों को अभिव्यक्ति की आजादी के रूप में अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक। और चुनाव आयोग के मुताबिक किसी उम्मीदवार के पक्ष में इस प्रकार चुनाव प्रचार करना जिससे कि वह प्रचार भी समाचार अथवा आलेख जैसा प्रतीत होता है तो वह पेड न्यूज कहलाएगा। अभी जैसे चुनाव का माहौल चल रहा है बिहार में, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मानना है कि ऐसी खबरें जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नगद या किसी दूसरे फायदे के बदले प्रसारित की जा रही हो कोई चीज, वो भी पेड न्यूज के अकॉर्डिंग अंतर्गत ही आएगा। और जनप्रतिनिधि कानून 1951 के अंतर्गत उसके संशोधित अधिनियम के अंतर्गत कानून के प्रावधान के बाहर जाकर कार्य करना कदाचार की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इस प्रश्न के संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक इकोनॉमी का सेशन लेकर आ रहे हैं हम लोग, उस सेशन को भी आप लोग देखिएगा, बहुत लंबा सेशन रहेगा, उसमें भी लगभग 500 प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में लाभदायक होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंगल। जंगल जो है समवर्ती सूची में शामिल है। भारतीय संविधान के संघ सूची में 98 विषय हैं, कितने 98 विषय हैं। मूल संविधान में 97 था और समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितना था 47 विषय था और वर्तमान में इसको बढ़ाकर 52 विषय कर दिया गया। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं, आपको पता ही है। और मतभेद होने की स्थिति में अगर राज्य और केंद्र में मतभेद हो जाएगा, राज्य कहेगा नहीं मेरा कानून और केंद्र कहेगा नहीं मेरा कानून, तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून सर्वोच्च माना जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना। चाइना में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। और किसी समाज के विकास का सबसे बड़ा मापदंड यह माना जाता है उस समाज की आधी आबादी की विकास गति क्या है, यानी इसमें खास रूप से महिलाओं की, जिनकी महिलाओं की विकास गति क्या है ये माना जाता है। और महिलाओं के विकास से किसी राष्ट्र के वास्तविक स्थिति को आगे जाने का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। इसी पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि महिलाओं के विकास के बिना किसी राष्ट्र के विकास की बात करना बिना पंख के पक्षी के उड़ने के समान बातें हैं। और विकसित देशों में महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है अपेक्षाकृत विकासशील और अल्प विकसित देश होते हैं वैसे देशों में। तो भारत एक विकासशील देश है, तो यहां पर महिलाओं की भागीदारी कम है। भारत सरकार और राज्य सरकारें विगत 3 दशकों से कई महत्वपूर्ण कदम महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और स्थानीय निकाय और अब संसद में विधानसभाओं में भी देख सकते हैं आप लोग भागीदारी सुनिश्चित किया गया है। जैसे बिहार सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। स्थानीय निकाय में बिहार में 50% आरक्षण, जैसे चुनावी माहौल हो गया पंचायती राज्य में, और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जाता है बिहार में महिलाओं को। और 33% आरक्षण अभी संसद में दिया गया था मोदी जी की गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी लिंगों के लिए समान वेतन 1976 के अकॉर्डिंग है। और समान कार्य के लिए समान वेतन जो है लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। और संविधान के अनुच्छेद 39 क्लॉज डी के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है।
ठीक। और लोकतंत्र आज विश्व में सबसे बड़ी लोकप्रिय शासन पद्धति बन गई है और लोकतंत्र शासन प्रणाली राजतंत्र को समाप्त कर स्थापित किया गया था। और लोकतंत्र का आधुनिक समय में शुरुआत कहां से हुआ था? तो यूएसए से माना जाता है, अमेरिका से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक राज्य पार्टी को विधानसभा की सभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना प्रतिशत सुरक्षा करना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8%। कितना? कुल 8% सुरक्षित करना होगा। और 2011 में यह प्रावधान जोड़ा गया है, यदि कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा या विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीतता है लेकिन कुल वैध मत का 8% प्राप्त कर लेता है, जो वैलिड मत है, वैलिड वोट है, उसका 8% प्राप्त कर लेता है, तो वो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसको मिल जाएगा। और चुनाव आयोग ने 2019 में यह घोषणा किया कि एक राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल तब माना जाएगा यदि वह 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या लोकतंत्र या राज्यों में विधानसभा के चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों के कुल वैध मत का 6% मत जो है वह प्राप्त कर चुका हो, और या इसके सिवा भी और भी कहा है कि अतिरिक्त 4 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करे, उससे कम राज्यों के लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% हो तो उसको वैलिड माना जाएगा केंद्र सरकार में। और भी इसने कहा था, चुनाव आयोग ने क्या कहा था, किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल होने के लिए यदि वैध मत का 6% मत प्राप्त करता है, साथ ही वह विधानसभा में 2 सीट जीत लेता है, कितना? कुल 2 सीट, या लोकसभा चुनाव में राज्य के वैध मत का 6% प्राप्त कर लेता है, लोकसभा चुनाव की यहां पे बात किया जा रहा है अब, या फिर विधानसभा के आम चुनाव में 3% सीट जीत लेता है, या विधानसभा में 3% या 3 सीट जीत लेता है, जो भी अधिक हो इनमें से, या तो 3% अधिक हो या फिर 3 सीट, जो भी हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसको चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टी का मान्यता दे देते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया बहुत विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहां पर सभी तो गलत ही ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ई हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 1993 में किया गया था। कब? 1993 में किया गया था, 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। और इसका प्रथम जो अध्यक्ष था न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। कौन? रंगनाथ मिश्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतने दिन लगे थे। और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर पारित हुआ था। अभी थोड़ा देर पहले कराए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आप लोग रिमेंबर कीजिए, अभी थोड़ा देर ही पहले करवाए हैं, 9 दिसंबर 1946 को, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य की किसने? संसद ने। और यही दो साल जो बताया आपको राज्यसभा के संकट का कारण बन गया कि अभी 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और राज्यसभा के संसद का कार्यकाल कितना होता है? पर हर एक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य निकलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकदमा और कार्यवाही से संबंधित है। अनुच्छेद 300 संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 क्लॉज ए तक, इसके मध्य वित्तीय संविदा और राजस्व से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और आर्टिकल 300 ए के अंतर्गत, क्लॉज ए के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कानून अधिकार बनाया गया, यह भी आपको बताए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी उपर्युक्त में से एक से अधिक। कि समता का अधिकार कानून जो है, इसकी कानून की नजर में समता, भेदभाव एवं विशेषाधिकारों का अंत और अवसर की समता, ये सभी समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। इससे संबंधित फैक्ट्स है। और एक फैक्ट्स आपको बता देते हैं, इसका संविधान का भाग 3 को भारत का महाधिकार पत्र, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या? मैग्ना कार्टा। किसको? भाग 3 को। आप लोग ध्यान रखिएगा ये सबको, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कैसा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्याणकारी राज्य है भारत एक। और निदेशक तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है भाग 4 के अकॉर्डिंग। संविधान के भाग 4 में इसकी गणना की गई है। ऐसे निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जिसका पालन करना राज्य का कर्तव्य हो जाता है। और नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा को कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका हस्ताक्षर किया गया है कब? 1954 ईस्वी में। 1954 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन का चाओ एन लाई इन दोनों के द्वारा समझौता हुआ। कौन सा? पंचशील समझौता। कब हुआ था? 1954 में। इसमें क्या कहा गया था कि एक दूसरे को क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुता के लिए परस्पर सम्मान करेंगे और एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। आज तो ऐसा देखा जा रहा है कि पर डे चीन सीना तान के इंडिया में घुस रहा है, मोदी जी इधर से धक्के मार के निकाल रहे हैं। तो ये समझौता का कोई मतलब नहीं बन जाता है। अभी आपके करंट न्यूज के लिए बता देते हैं कि अभी जब वीडियो आज शूट कर रहे हैं, आज वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो मोदी जी एससीओ के संघाई बैठक में चाइना जाने वाले हैं, ऐसा न्यूज आ रहा है। जब करंट अफेयर्स का सेशन कराएंगे आपको तो उसमें भी बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी को माना जाता है, क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक अराजकतावादी, ऑप्शन सी, ठीक। और गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक रूप में अपने आप को मानते थे। और इनका जन्म जो है कब हुआ था गांधी जी का? 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को। कहां हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। ये सब इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या पता पूछ जाए आपके दिमाग से फिसल जाए, लेकिन फिर भी जो पॉइंट है वो आपको बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की, ऑप्शन बी। यह ब्रिटेन की विशेषता है जहां विपक्ष के द्वारा सभी मंत्रिमंडल को गठित किया जाता है जो सरकार का समानांतर राष्ट्र की समस्या पर छाया मंत्रिमंडल के माध्यम से अपना पक्ष रखने का काम करता है और यह बतलाता है कि यदि वह सत्ता में रहता है तो क्या निर्णय लेता है, उसके डिसीजंस को बताता है। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। किसके द्वारा? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। सरोजिनी नायक के द्वारा अगर पुस्तक लिखे, कौन सा पुस्तक लिखा गया? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये भी बता ही देते हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अगर जो बात की जाए तो गीतांजलि पुस्तक, एक एक पुस्तक बता देते हैं। गीतांजलि, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनमत है, जनमत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या है जनमत? बहुमत की राय, राजनीतिक मामलों पर जनता की राय, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी, इनका क्या नाम था? विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित कौन थी? इन्होंने यूएन में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी यूएन में। कब? 1953 में। 1953 की वहां की जब 8वीं बैठक की गई थी तो वहां की अध्यक्ष बनी थी। और विजय लक्ष्मी पंडित ही ऐसी सदस्य थी जो भारतीय गवर्नमेंट की पहली कैबिनेट की भी सदस्य बनी थी। और यह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कमलालाल नेहरू जो थी उनकी धर्मपत्नी थी। किनकी? जवाहरलाल नेहरू का। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित ये जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी। कब? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उस उच्च न्यायालय में जिसमें वह सेवानिवृत्त हुआ है वहां पर यह अनुमति नहीं दी जाएगी। और उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है आप लोग बताइए? 214, आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंग आता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ता आदि सुविधाएं जो होती है उसको राज्य से मिलता है जिस राज्य में वह काम करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है अभी के अकॉर्डिंग? 2.5 लाख। और अन्य न्यायाधीश का क्या हो जाएगा? जो हेड है उनको 2.5 लाख, 2.5 लाख, और अन्य को 2.25 लाख, 2.25 लाख। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये समवर्ती सूची का विषय आपराधिक मामले हो जाएंगे। आपराधिक मामले पर दोनों राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं और दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में गतिरोध होगा तो केंद्र का कानून मान्य होगा, ठीक। पुलिस की बात की जाए तो पुलिस किसका विषय है? पुलिस राज्य का विषय है,
ठीक, आप लोग देखे होंगे सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब महाराष्ट्र सरकार बिहार पुलिस को वहां पर एंट्री नहीं दे रही थी क्योंकि उनका अपना मामला था, फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये सब हुआ था, फिर भी अभी भी मुद्दा वो गर्म नहीं हुआ, कुछ भी उस पर नहीं हो पाया। इस पर बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग जानते हैं इस मुद्दे को, इससे संबंधित है समवर्ती सूची को, इस तरह आप लोग समझ सकते हैं पुलिस के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार की क्या चुनौती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगरीय एवं पंचायती राज की संस्थाओं को प्रजातांत्रिक बनाने की, प्रशासनिक इकाइयों को प्रजातांत्रिक बनाने की, ये भी सही है, और सभी स्तरों पर सत्ता में जनभागीदारी के विस्तार की। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, ये सभी सही है। इंग्लैंड में किस वर्ष स्त्रियों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ है? वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी 1928 में यह वयस्क मताधिकार दिया गया। और भारत में कब मिला था? 1919 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाता है। और स्थानीय संस्थाओं में ग्राम पंचायत का स्थान सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है बिहार में। 2006 का अधिनियम है वो, आप लोग ध्यान रखिएगा एकदम अच्छे से। बिहार में गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। गुट निरपेक्ष आंदोलन के कौन थे हेड? जवाहरलाल नेहरू, अभी बताए थे आपको। इसकी बैठक कब हुई थी? 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधि द्वारा। कानून के द्वारा स्वतंत्रता को नियमित किया जा सकता है, एक सीमित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 22 जो है आर्टिकल 22, इसके खंड 4 में निवारक निरोध की चर्चा की गई है, जिसके आधार पर निवारक निरोधक अधिनियम 1950, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 बनाया गया। इन सबसे संबंधित ये अधिनियम है। वर्ष भी याद रखिएगा आप लोग, कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आपको सुविधा रहेगा। ये सभी पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट्स है बता दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन तो करते जाइए। मुझे लगता है कि क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको ये सभी पॉइंट्स याद होते जा रहेंगे जिस तरह से बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। कूट भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सूची को पहले मिलान कर लेते हैं। सूची 1 में है संवैधानिक प्रावधान, सूची 2 में स्रोत दिया गया है। तो इसका मिलान करते हैं। विधि का शासन कहां से लिया गया है? सोर्स ये इंग्लैंड से लिया गया है, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? ये जापान से लिया गया है। कहां पर? जापान से। राष्ट्रपति की विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक संरक्षित करना, सुरक्षित करना, ये कहां से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन 4। और विस्तृत उभयनिष्ठ कहां से लिया गया है? यह ऑस्ट्रेलिया से। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2, 3, 4 और 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलान कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना जा रहा है और बोल रहा है ये कूट दिया गया है, यहाँ पर कूट की सहायता से मिलान करने के लिए। भारतीय संविधान का भाग 9 ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायत से, ऑप्शन 3। और भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? यह संघ क्षेत्र से संबंधित है। 4A किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से संबंधित है, फंडामेंटल एक्टिविटीज से। और 9A किससे संबंधित है? यह नगर पालिका से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 4 और 2। कौन सा देख लीजिए? 3, 1, 4 और 2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1989 में, 1989 में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कब? 61वां संविधान संशोधन, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको घटाकर किया गया। कब? 18 से 21 वर्ष। और चुनाव आयोग के गठन की चर्चा कौन से अनुच्छेद में किया गया है? आप लोग को पता ही है, अभी थोड़ा देर पहले भी बताया, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन की चर्चा की गई है। और संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के पद, उसका पद है, उसका कौन अधीन होगा और उसके गठन की प्रक्रिया और उसके अधिकार की विस्तृत चर्चा की गई है अनुच्छेद 324 से 329 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याण राज्य की स्थापना के लिए यह किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 4 कौन से, पार्ट 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक राज्यों के लिए तत्वों की चर्चा है। और नीति निर्देशक तत्व भारत में कहां से लिया गया है, अभी बताया आपको, आयरलैंड के संविधान से। और भाग 4 के द्वारा भारत में सामाजिक और आर्थिक दर्शन को प्राप्त करना कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और भाग 4 ए के अकॉर्डिंग क्या है, अनुच्छेद 51 क्लॉज ए के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल एक्टिविटीज को जोड़ा गया है। और 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो 1976 में हुआ था, मौलिक कर्तव्य को इसी में जोड़ा गया था। जो जिसकी संख्या 10 थी उसको बढ़ा करके 11 कर दिया गया। कब, 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2002 ईस्वी में। ये एक लंबी कहानी आपको बता दी अभी। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, ये फंडामेंटल एक्टिविटीज ये लिया गया है रसिया से, ठीक, रसिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के.एस. हेगड़े के द्वारा यह निर्णय लिया गया। और यहां पर एम हिदायतुल्लाह के बारे में जान लेते हैं। तो यह एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं भारत के जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों पद को सुशोभित कर चुके हैं, तीनों पद पर रह चुके हैं। ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और ये एक चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, ठीक। जब 1969 ईस्वी में वीवी गिरी प्रधानमंत्री थे, वो जब उन्होंने त्यागपत्र दिया था तो उस समय यह राष्ट्रपति थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। कब, 18 जुलाई से 24 अगस्त के रूप में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ। तो इसका इजी आंसर है ऑप्शन बी, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और यह नगरपालिकाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। और 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें 240 हिंदी के त से लेकर के य छ तक जो है नगरपालिका का उल्लेख किया गया है। और 1 जून 1993 से नगरपालिका कानून को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। 73वां संविधान संशोधन बलवंत राय मेहता समिति से कनेक्टेड है। अभी आगे और भी प्रश्न कराएंगे, उसमें आएंगे। बलवंत राय मेहता कमेटी आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। इससे रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चन होंगे इसमें तो कराएंगे ही, और भी आप लोग क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा। वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाले ही हैं, इतना श्योरली आप जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना गया जाता है। और भारत में राज्यसभा का चुनाव इसी विधि से होता है, इसी विधि से, ठीक। और भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और ग्रेट ब्रिटेन जो है संसदीय प्रणाली का जनक कहा जाता है। ब्रिटेन से ही भारत में संसदीय प्रणाली को लिया गया है, ठीक। अगर इतिहास की बात की जाए तो लिच्छवी गणराज्य, ठीक, लिच्छवी गणराज्य में जो है सबसे पहले ये व्यवस्था की गई थी, किसकी, गणतंत्र शासन की व्यवस्था लिच्छवी गणराज्य में थी। और लोकतंत्र में प्रतिनिधि वास्तविक नीति निर्धारण करता है और लोक सेवक उन नीतियों को कार्यान्वित करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन्मूलन अस्पृश्यता प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 17 में यह प्रावधान किया गया है। और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को एक दंडनीय अपराध माना गया है। और इस अधिनियम जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। किसका नाम बदल दिया गया है,
अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का नाम बदलकर यह नाम रख दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। और यह कब परिवर्तन किया गया? 1976 में, 1976 में यह नाम परिवर्तन किया गया। इससे संबंधित और तत्वों को देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को जो बताया था, अभी आपको क्या कहा है, बार बार रिपीट करा रहे हैं ताकि आपको यह माइंड मेकअप होते रहे। हृदय और आत्मा कहा आर्टिकल 32 को। यहां पर और भी देख लेते हैं, अनुच्छेद 14 दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समता का उल्लेख है आर्टिकल 14 में। और आर्टिकल 19 में क्या है कि मूल अधिकार का यह केंद्र है, आर्टिकल 19 सेंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यह आर्टिकल 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है महाभियोग के रूप में। क्या? महाभियोग। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का यदि अतिक्रमण किया जाता है तो संसद यह शक्ति संसद को मिला है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सके। और भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया, यह भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। और महाभियोग क्या है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और महाभियोग संबंधी जितने भी आरोप है संसद को किसी भी सदन में लाया सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। लेकिन शर्त इतनी होती है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, कितने? बिफोर 14 डेज यह लिखित सूचना दी जाए कि जिस सदन में ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्य 1/4 ऑफ मेंबर्स जो है वो हस्ताक्षर कर दे, अपने साइन कर दे, तभी यह प्रक्रिया में लाया जाएगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया में केवल संसद के दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही भाग लेंगे, यह ध्यान रखिएगा। कौन कौन? निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही भाग लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है। इसी तरह ये क्वेश्चन ना बहुत पूछा जाता है, कौन सा पार्ट कहां से लिया गया है, इसको ना अच्छे से जान ही लेते हैं, ये झंझट ही खत्म कर देते हैं इसी वीडियो में। देख लीजिए यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, यूएसए से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उसका निर्वाचन किस तरह किया जाएगा, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और अगला है कनाडा, कनाडा से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इससे संघात्मक विशेषताएं जो शक्तियां केंद्र के पास है वो और राज्यपाल की नियुक्ति, ये सभी कनाडा से लिए गए हैं। रसिया से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान क्या है, यह लिए गए हैं फंडामेंटल एक्टिविटीज के बारे में। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल, यानी लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान हो गया, और व्यापार वाणिज्य, संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक, ये सभी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। तो साथियों हमने यहां पर देख लिया कौन कौन से प्रावधान कहां कहां से लिए गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसको यहां से इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनको किसको पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो यह सिंपल सा आंसर है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सेफ है प्रधानमंत्री का पद, और प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत खोने पर हटाया जा सकता है, जब वह अपना बहुमत खो दे। और प्रधानमंत्री अपने त्यागपत्र जब राष्ट्रपति को दे देंगे तब अपने पद से हट सकते हैं, और जब तक बहुमत प्राप्त रहेगा तब तक वह अपने पद पर बने रहेंगे। और भारतीय संविधान में महाभियोग कहां से लिया गया है? यूएसए से, भी बताया आपको। ठीक, और भारत में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है? इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरस। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन में। ओके, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव का नाम तो आप जान लिए, लेकिन इसका पूरा लिस्ट ही आपको जान देते हैं कि आप कभी भूले हुए नहीं। ठीक है, महासचिव यहां पर दिए गए हैं
उनके कार्यकाल और किस देश से संबंधित रहे। पहले महासचिव का नाम था ट्रिवेगली, जो फरवरी 1946 से लेकर के 1952 तक रहे थे और ये नॉर्वे से संबंधित थे, नॉर्वे के थे। दूसरे थे डेग हैमरस्कोल्ड, 1953 से 61 तक स्वीडन के थे। तीसरे बने यू थांट, 1961 से 1971 म्यांमार के थे। चौथे कौन बने? कर्ट वाल्डहाइम, 1972 से 1981 ऑस्ट्रिया के थे। पांचवें बने जेवियर पेरेज डी कुयार, 1982 से 1991 पेरू के थे यह। और छठवें कौन बने? बुतरस घाली, 1992 से लेकर 1996 तक मिस्र के थे यह। सातवें कोफी अन्नान, 1997 से 2006 तक घाना के थे। और आठवें बान की मून, जो 2007 से 2016 तक रहे थे, दक्षिण कोरिया के थे। बान की मून, आप लगभग बच्चे को यही याद है, बान की मून। और नौवें बने हैं एंटोनियो गुटेरस, 1 जनवरी 2017 से अभी तक है। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। ठीक है, इसको जान लिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन से महासचिव का कार्यकाल क्या था और किस देश से संबंधित थे वो लोग। ओके, बढ़ते आगे। पूना समझौता निम्न में से किस नेता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी से संबंधित है। यह 16 अगस्त 1932 को रैमजे डोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। और कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा हिंदुओं में दलितों को अलग निर्वाचन मंडल देने का प्रावधान किया गया था। और इसी रैमजे डोनाल्ड अवार्ड पर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया था। और गांधी जी इसके विरोध में यरवदा जेल में रहकर, कौन से जेल? जेल का नाम था यरवदा जेल में रह करके 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया कि ये चीज गलत है। और 24 सितंबर 1900, ध्यान रखिएगा, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के द्वारा दलितों के अलग निर्वाचन व्यवस्था को रद्द कर दिया गया। गांधी जी का अनशन बहुत खतरनाक था, आप लोग भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है शक्तियों का पृथक्करण। और संघीय शासन पद्धति में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया है। और संघीय शासन पद्धति में केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों मिलकर शक्तियों का विभाजन कर लेते हैं और भारत में संघीय ढांचा को अपनाया गया है। यह अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। आप लोग आर्टिकल 1 में पढ़ते होंगे, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 में कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इससे संबंधित एक और टर्म बता देते हैं आपको कि शक्तियों को जो है 3 स्तर पर बांटा जाता है। कौन कौन? केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर। और संविधान के 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। ये फैक्ट छूट रहा था, फिर भी बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है यह? तो यह एक सांविधिक निकाय है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसका गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ था। और यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। ठीक, इसके अध्यक्ष और अन्य 5 अन्य सदस्य होते हैं। और इस आयोग में सदस्य जो होते हैं परमानेंट होते हैं, अस्थायी होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानव जाति का प्रहरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ और फैक्ट्स अगर जानना हो तो है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल मानवाधिकार दिवस। और इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? या तो 3 वर्ष पहला पूरा कर ले, या तो वो बूढ़े हो जाए, 70 वर्ष के हो जाए। दोनों में से कोई एक पूरा होगा तो वो अपने कार्यकाल से रिटायर हो जाएंगे। वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष का नाम क्या है? अरुण कुमार। अभी अगस्त 2025 में, आज के डेट में अपडेट दे रहे हैं। आगे अपना करंट में देखते रहिएगा, बाकी हम कराते ही रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? बार बार ये क्वेश्चन रिपीट आ रहा है, आपको भी याद ही हो गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने यह कहा था। और इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। कौन कौन सा? एक तो सबसे बड़ा जो है ना, ये हैबियस कॉर्पस। कौन सा? हैबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये मतलब ये रीट तो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, इससे संबंधित प्रश्न। तो एक रीट हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो गया परमादेश, तीसरा हो जाएगा प्रतिषेध, चौथा हो जाएगा उत्प्रेषण और पांचवा हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। और मौलिक अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए नागरिकों को उच्चतम न्यायालय के अधीन याचिका प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार नागरिकों को, आम नागरिकों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे। ऑप्शन है जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे की राजधानी कहां है आप लोग बताइए? हरारे। हरारे, ठीक। और इसकी मुद्रा क्या है? अमेरिकन डॉलर, यूएसए डॉलर। ओके। और वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति का क्या नाम है, ये भी देख लेते हैं। इनका क्या नाम है? एमरसन मांगवा। एमरसन लिखे दे रहे हैं, मंगागवा। ओके, बढ़ते आगे। संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि क्यों शक्तिशाली है? तो इसके पास अधिक शक्तियां हैं, सही है। इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, बिल्कुल सही है। इसके पास इंपॉर्टेंट पावर्स है और इसके पास अवशेष शक्तियां हैं। ये तीनों कथन सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और भारत में संघीय ढांचा कहां से लिया गया है? अभी बताए थे आपको, कनाडा से, कनाडा से। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना है, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह जनता पार्टी के बारे में पूछा गया, हो सकता है कि और दूसरा पार्टी के बारे में पूछा जाए, तो देख लेते हैं उसको भी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। शिवसेना का 1966 में। बहुजन समाज पार्टी 1984। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 1997। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड 2003 में। और आम आदमी पार्टी केजरीवाल वाला 2012 में। तो इन सारे पार्टियों का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मिटा दे रहे हैं इसको, ले लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति। ये कास्ट व्यवस्था जो है यह बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। भारत का चार्टर एक्ट 1853 और 1854 में जो 6 सदस्यीय विधायिका परिषद का गठन किया गया है, और इसमें बाधक तत्व जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार, चुनाव में धन का प्रयोग, और हो जाएंगे प्रतिनिधि का नैतिक पतन और जनता के प्रति संवेदनशीलता। इन सभी चीजों की कमी के कारण ऐसी व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। तो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारण कौन सा हो जाएगा? जाति व्यवस्था। यहां पर जाति दिया गया, और सभी 9 फैक्ट सभी आपको बताए थे, ये सभी हो जाएंगे। भाषावाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार, ये सभी फैक्ट्स भी हो जाएंगे मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। अगर इन सब के सिवा ये पूछा जाए तो आप लोग करके आइएगा, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक वह भारत का प्रधानमंत्री बना रहेगा। आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख है, ठीक। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो होता है प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये पॉइंट ना आप लोग याद रखिएगा, ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति
उत्तरदायी होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने माइंड में कब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध है, यानी पंछी आयोग इसको ये नाम से भी जाना जाता है। तो पंछी आयोग का संबंध किससे है? इसका संबंध है केंद्र राज्य के बीच संबंध से यह है, और इसका गठन 27 अप्रैल 2007 में किया गया। और इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले जो सरकारिया आयोग बना था उसके बाद बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुका था। 31 मार्च 2010 को पुंछी आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, और भाग अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र विधायी संबंध की चर्चा की गई है। कौन से? भाग 11 में। ओके, नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। क्या आवश्यक है आप लोग बताइए? तो लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी चीजें आवश्यक हो जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में सभी चीजें आवश्यक मानी जाती है। प्रोफेसर डाइसी जो थे, प्रोफेसर डाइसी, इनके अकॉर्डिंग शासन के प्रतिवादक इन्हीं को माना जाता है। इनके अकॉर्डिंग संघीय संविधान के लिए 4 शर्त का होना अनिवार्य है। पहला क्या था? पहला तो था कि संविधान जो है वह लिखित होना चाहिए, वो रिटेन होना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि संविधान रिटेन होना चाहिए। दूसरा शर्त इन्होंने बताया कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। ठीक, संविधान की सर्वोच्चता होनी अनिवार्य है। तीसरा क्या था? तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि शक्तियों का बंटवारा हो, मतलब शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो पाए, पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण हो। जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट है, मान लीजिए, इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कई सारे मामलों में मनमानी करते हैं। जैसे अभी एसएससी वाले बच्चों का एग्जाम को लेकर के सारे टीचर को पीटा गया है, तो ये कहीं ना कहीं दुष्कृतिक सरकार की जो है एकीकृत जो पृथक्करण नहीं हो पा रही है, इसके कारण ही है। कहीं ना कहीं पृथक होना जरूरी है। एक अच्छे मजबूत लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी हो जाता है, डाइसी के अनुसार ऐसा कहा गया, और वास्तविकता भी यही है। चौथा पॉइंट डाइसी ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो। न्यायपालिका जो होगा वह उनको स्वतंत्रता मिले और निष्पक्ष हो न्यायपालिका। क्या? ज्यूडिशरी जो हो वो निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, ऐसा डाइसी का मानना था। ये 4 शर्तें डाइसी के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होते हैं? तो इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 विषय शामिल है। और संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1992 में। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। और 24 अप्रैल 1993 को, कब? 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया। कौन सा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू किया गया। कब? 1993 को। ओके, और लॉर्ड रिपन को जो है आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने ही के अनुसार ही स्थानीय स्वशासन का होना बहुत ही अनिवार्य बताया लॉर्ड रिपन ने, इसलिए उससे यह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। यह वर्तमान में अध्यक्ष है। और इसके प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम था? वो थे रंगनाथ मिश्रा। ये जो थे ना, ये यहां पर जो दिया गया है, प्रथम अध्यक्ष थे मानवाधिकार आयोग के। ओके, और इसका गठन जो है मानवाधिकार आयोग का कब हुआ था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत 1993 में हुआ था इस आयोग का गठन। अगला प्रश्न है,
निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत क्या होते हैं? तो यह राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित होती है। क्या चीज? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, आर्टिकल 45 के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा और पोषण आहार का उचित प्रबंधन करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट एक मध्याह्न भोजन का जो कार्यक्रम चलता है और निःशुल्क शिक्षा देगी सरकार। लेकिन आगे एक बात और है कि 86वां संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, इसके अधीन जो है प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21 क्लॉज ए में जोड़ दिया गया। कब? 2002 ईस्वी में। ओके। और दैहिक जो इसमें था, आर्टिकल 21 में क्या था? दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता था, सभी को अपना अपना जीवन जीने का अधिकार दिया गया था। और इसी में जोड़ा गया ये चीज, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी बना दिया गया। और किसी बालक को शिक्षा से वंचित किया जाता है तो अनुच्छेद 32 के अधीन उपचार मांग सकता है वह बच्चा। ये सभी कानूनी जानकारी आम लोगों के लिए भी जरूरी है। ठीक है, आप एक अच्छे एस्पिरेंट है, अच्छे विद्यार्थी है, तो आम लोगों को जागरूक करने के लिए भी ये सारी चीजें आप लोग बता सकते हैं कि किसके क्या अधिकार है, क्योंकि आम लोगों तक यह पहुंच नहीं है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। आम लोगों को ये नहीं पता है कि हम स्वतंत्रता कितना हद तक हमको मिला है संविधान के द्वारा। संविधान को जानना जरूरी है। एक अच्छे शिक्षित आप बनते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो जॉब से ज्यादा ये भी जरूरी है एक समाज को आप सही तरीके से सुसंगठित करने का काम करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है तब तक उसकी आयु में कम से कम क्या हो? उसकी आयु क्या हो? तो 14 वर्ष से कम होगा तब तक वो कारखाना में काम नहीं कर सकता है। ठीक। और आर्टिकल 24 है संविधान का, आर्टिकल 24 के अनुसार किसी जोखिम भरे कार्य में 14 वर्ष से जो कम का बच्चा है उसको यह काम में, किसी जोखिम वाले काम में नहीं लगाया जा सकता है। और बालक की परिभाषा जो है अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। भारत में जो है यह 14 ईयर्स निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद त्याग करना चाहे तो वे अपना कार्यकाल को समाप्त होने से पहले अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? तो ये वेरी इजी आंसर है, यह लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उपाध्यक्ष को देंगे। और लोकसभा का स्पीकर लोकसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा चुने जाते हैं। और त्यागपत्र किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे। और लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा सदस्य अपने में से बहुमत द्वारा चुन लेते हैं। यदि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है तो वह स्पीकर को ही देता है, ये मतलब निश्चित है। केंद्रीय विधायक मंडल में जो प्रथम स्पीकर जो थे 1925 में बने थे, उनका क्या नाम था? विट्ठल भाई पटेल, VVP, विट्ठल भाई पटेल, ये प्रथम बने थे स्पीकर। और स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर जो थे वो कौन थे? जो स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद गणेश वासुदेव मावलंकर, क्या नाम था उनका? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और दूसरी लोकसभा में स्पीकर कौन बने थे? अनंत शयनम आयंगर, ये बने थे। और अनुच्छेद 93 के अधीन जो है, आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत जो है सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, ऐसा प्रावधान है। और लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेकर सामान्य संसद सदस्य की तरह ही शपथ वो लेते हैं। उनको स्पीकर का शपथ नहीं दिया जाता है, जैसे सांसद शपथ लेते हैं वैसे ही वो भी शपथ लेते हैं। ये भी आप लोग जान लीजिए, आर्टिकल 93 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? आपको पता होगा, 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और महासभा में कितने देश हैं? 193, 193 कंट्रीज जो है वह सदस्य है, मेंबर्स हैं। और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। और अभी कौन है महासचिव? अभी बताए थे आपको, एंटोनियो गुटेरस हैं जो पुर्तगाल के हैं। और महासभा का अपना एक सचिवालय होता है जो अभी कहां है? महासभा का सचिवालय कहां है? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न देखते हैं, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में कार्य करेगा? ये सभी क्वेश्चंस तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति यह
कार्य करेगा। यदि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो जाए तो उच्चतम न्यायालय का अन्य सीनियर न्यायाधीश काम करेगा। मतलब समझ रहे हैं ना आप, उच्चतम न्यायालय अगर ये स्थिति जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होगा, जैसे राष्ट्रपति अगर जो त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति वर्क करेगा, दोनों दे दिया अगर जो त्यागपत्र या दोनों स्थान पर नहीं है तो कौन करेगा? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर सीजेआई भी नहीं रहे तो कौन करेगा? जो सीजेआई के बाद वाला जस्टिस है, चीफ जस्टिस होगा, वो कार्य करेगा। और यदि ये भी स्थिति में नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 महीने तक ही खाली रह सकता है। जो पूर्ण अवधि 5 वर्ष के लिए होता है उसके लिए चुनाव कराया जाएगा। भारत के इतिहास में 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बने थे। अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन कराए थे कि एम हिदायतुल्लाह ही एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी दोनों रह चुके हैं और सीजेआई भी रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह सकते हैं। ये तीनों चीज रहे थे एम हिदायतुल्लाह, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, आपको रिकॉल करा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के विचाराधीन किया जाता है। और राज्यपाल जो है, क्या राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए रखता है, यह रखने का काम करता है। विशेष रूप से ऐसे विधेयक को जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित हो अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 में कौन से अनुच्छेद 20 नहीं, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत किसी भी विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है और अस्वीकार करने का काम कर सकता है। और आर्टिकल 201 अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए यह आरक्षित रखने का काम करेगा। समझ गए आप लोग? अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल पद्धति सामूहिक जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? अभी बताए थे आपको, आप रिकॉल करके आंसर कीजिए इसका। तो यह है ब्रिटेन का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और ये जो मंत्रिमंडल प्रणाली है ब्रिटेन की देन है। और मंत्रिमंडल और सामूहिक जिम्मेवारी दोनों किसकी देन है? ब्रिटेन की। और मंत्रिमंडलीय प्रणाली को संसदीय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रणाली जो है इसको क्या नाम जाना जाता है? इसको संसदीय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति, यहां पर कथन दिए गए, क्या है कथन? एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, गलत है। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, ये सही कथन हो जाएगा। तो दूसरा कथन ही सही हमारा मिल गया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? हैवियस कॉर्पस, अभी बताए थे हैवियस कॉर्पस एक ऐसा रिट है जो हरदम हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। ओके, और भारतीय संविधान के भाग में जो भाग 3 है, कौन सा? आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स, इसके संबंधित है। और मौलिक अधिकारों के लिए संविधान में अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। और मानव की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है हैबियस कॉर्पस रिट है, उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। और आर्टिकल 226 के अधीन न्यायालय, उच्च न्यायालय जो होता है, मौलिक अधिकार के हनन के साथ ही अन्य अधिकारों के हनन होने पर भी रिट 5 प्रकार के जारी कर सकता है। और 5 प्रकार के रिट कौन कौन से अभी आपको बताए थे। ओके, बढ़ते आगे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरी की समक्ष रखने में स्वतंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है, उसको फ्रीडम यह दिया गया है। भारतीय संविधान के चौथी मौलिक अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जो आर्टिकल 25 to 28 तक है। और आर्टिकल 26 में जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं कि आप कीर्तन भजन ये सभी कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में आपको अधिकार है, आम लोग भी जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया? ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसे ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग किया गया है। और इसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार दुधारू और भारवाहक पशु, जो दुधारू पशु है जैसे गाय हो गया, भारवाहक पशु जैसे बैल वगैरह हो गया, घोड़ा वगैरह हो गया, गधा, ये सभी, इन सभी चीजों की हत्या नहीं की जा सकती, इसका मीट नहीं बनाया जा सकता। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 48 क्लॉज क, कौन सा क्लॉज? आर्टिकल 48 क्लॉज क के अंतर्गत हिंदी में लिखे देते हैं, पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग जो है मौलिक अधिकार का संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। तो ये दोनों छेद भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता को, समानता को, न्याय, तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी को पाकर समान अवसर प्राप्त हो सकते हैं शांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? वेरी इजी, ऑप्शन बी मुसोलिनी का यह कथन है। किसका? मुसोलिनी का। इटली के फांसीवाद दल के नेता थे। कौन से दल? फांसीवादी दल, इसके नेता थे कौन? मुसोलिनी। ठीक, अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 दिया गया है, सूची 2 इधर दिया गया है। ठीक, इसको मिलान करते हैं। पहला है अनुच्छेद 124, यह किससे संबंधित है? अनुच्छेद 124 यह संबंधित है उच्चतम न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय का गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसकी योग्यता और पदमुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 124 में यह बताया गया। अनुच्छेद 52 आप लोग बताइए, यह भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। ऑप्शन 3। अनुच्छेद 5 जो है यह किससे संबंधित है? अनुच्छेद 5 है भाग 1 से संबंधित नागरिकता, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य में जन्मा था, उसे भारत का नागरिकता प्राप्त होगा। ही विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352, तो यह किससे संबंधित है? तो लास्ट बचा है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 352 वर्क करता है। तो हम लोगों ने मिलान कर लिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2, 3, 1 और 4। देख लीजिए आप लोग ऑप्शन कूट के में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु? तो कम से कम 30 वर्ष का होना अनिवार्य है। और लोकसभा विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष है। और जबकि राज्यसभा में विधान परिषद की सदस्यता के लिए 30 वर्ष है। देख लीजिए, राज्यसभा और विधान परिषद इसके लिए 30 वर्ष, ध्यान से सुनिए। और लोकसभा और विधानसभा इसके लिए 25 वर्ष का होना आपको अनिवार्य है। अगर इतने उम्र के हो गए, आप चुनाव लड़िए धड़ल्ले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग। और भारतीय संविधान में सर्वाधिक भाग जो है 1935 अधिनियम, जो 1935 का अधिनियम है, इससे लिया गया है। और अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई, आपातकाल की घोषणा तो की गई है 3-4 बार, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक नहीं किया गया है। और वित्तीय आपातकाल में क्या होता है ना, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ता में कमी किया जा सकता है जब वित्तीय आपातकाल होगा। तो आपातकाल की स्थिति में कुछ नहीं होगा। जब युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो, इसके कारण आपातकाल का प्रावधान आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग है। अभी बताए थे थोड़ा देर पहले। इससे जाना जाता है किसे? राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से। और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग जाना जाएगा। यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट है, आप लोग कमेंट कीजिए अभी तक भारत में कितने आपातकाल लगे हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, अभी बताएंगे आपको आगे। डैश तब तक जारी किया जा सकता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे संबंधित व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमादेश। क्या हो जाएगा? परमादेश तब जारी किया जा सकता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर पा रहा और इसमें किसी व्यक्तिक मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो। और परमादेश क्या होता है? यह आदेश होता है जो कर्तव्य निर्वहन के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जा सकता है। क्या जारी किया जाता है? एक रिट जारी किया जाता है और उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी किया जाता है और उच्च न्यायालय के द्वारा 226 के तहत रिट जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कब रिट जारी करेगा? आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत। ध्यान रखिएगा आप लोग ये दोनों चीज। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया हाई कोर्ट, ये हो गया, ये दोनों आर्टिकल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोडों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 दिया गया है, इसका मिलान करना है। तो प्लेटो किससे संबंधित है? प्लेटो तो अतिरेक मूल्य से संबंधित है। रॉल्स उपयोगितावाद से संबंधित है। बैंथम तो यह राजा दार्शनिक से, और मार्क्सवाद जो है निष्पक्षता के रूप में न्याय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट इसको एक बार फिर से मिलान करते हैं। प्लेटो जो है किससे संबंधित है? तो प्लेटो संबंधित हो जाएंगे दार्शनिक राजा से, ऑप्शन 3। ओके, और रॉल्स किससे संबंधित हो जाएंगे? रॉल्स तो यह एक निष्पक्ष रूप में न्याय करने से संबंधित है। बैंथम किससे संबंधित हो जाएंगे? उपयोगितावाद से। उपयोगितावाद का जो यूटिलिटिज्म का सिद्धांत जो बैंथम के द्वारा दिया गया था, और मार्क्सवाद जो है राजा दार्शनिक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 एंड 2, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, वो पहला मिलान गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका मिलान कर लेते हैं। इसके थोड़ा सा स्थिरता के साथ मिलान किया जाए। वित्त आयोग, इधर कर लेते हैं। वित्त आयोग संबंधित है किससे? यह संबंधित है आर्टिकल 280 से। और वित्तीय आपातकाल की स्थिति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आर्टिकल 360 से। राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन की पहल, यह किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 312 और संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368। इजी, ये आंसर हो गया 4, 1, 2 और 3। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। यह गैर राजनीतिक राष्ट्रपति बने थे और भारत के राष्ट्रपति जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, यह एक महान वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने कई मिसाइल कार्यक्रम के दौरान भारत को समर्थन दिया, भारत को सेवा दी थी, और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मिसाइल मैन। हु इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? एपीजे अब्दुल कलाम इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ओके, और एनडीए सरकार द्वारा इनको राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक, उस समय। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 अगस्त 1952 को गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष जो और सचिव जो है नीति आयोग के अध्यक्ष और सचिव ही होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो वही सचिव भी होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अभी तक तो अध्यक्ष के बारे में जाने, सचिव के बारे में हो सकता है प्रश्न पूछ दिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।